गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्प पौधों का एक आवश्यक अंग होता है और जो प्रजनन अंग है कहेंगे, अगर हम पुष्प पौधे के प्रजनन अंग की बात करें तो वो क्या होता है? पुष्प होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पुष्प के बारे में जानेंगे कि क्या है पुष्प। पहला पॉइंट, पुष्प आवृत बीजियों का एक आवश्यक अंग होता है। कैसे? ये देखिए, पहला, पुष्प आवृत बीजी पादपों का आवश्यक आकर्षक अंग है। आपने देखा होगा जो प्लांट होता है उसमें सबसे आकर्षक जो उसका पार्ट है वो फूल ही लगता है। ठीक है, आवृत बीजी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ध्यान रखिए यहाँ प्रजनन में भी, यहाँ पर कौन से प्रजनन की बात हो रही है? लैंगिक प्रजनन की बात, कि लैंगिक प्रजनन का कार्य पुष्पों द्वारा संपादित होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि पुष्प में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जो पुष्प के पार्ट होते हैं जैसे कि कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनेशियम होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुष्प में उपस्थित पहला बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल को हम कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, और इसका कलर होता है ग्रीन। जो हमने ये देखते हैं, जैसे मान लिया गुड़हल का फूल मान लेते हैं, तो इसमें ये जो होते हैं ये होते हैं कैलिक्स, और हिंदी में हम इनको बाह्य दल कहते हैं। इनका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम दल सहायक अंग। ठीक है, यानी कि क्या हो गया इसका नाम? करोला। करोला को हिंदी में हम कहते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल। तो यहाँ पर दल और करोला, इसका जो कलर, ये कलर्ड होते हैं। कलर्ड, आपने देखा होगा पुष्प में एक कलर्ड पार्ट होता है, जो पंखुड़ी होती हैं उनको हम दल बोलते हैं, और इनको हम इंग्लिश में करोला बोलते हैं। और ये कलर्ड होते हैं, येलो भी होते हैं, रेड भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, तो ये हर कलर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुमंग। पुमंग का मतलब होता है एंड्रोशियम। क्या होता है? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम में ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जायांग ये होता है गायनेशियम, और ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, समझ में आई? नर प्रजनन अंग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पुमंग है, एंड्रोशियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जायांग यानी कि गायनेशियम। ठीक है, अब गायनेशियम की अगर हम बात करें तो इस तरीके से होता है गायनेशियम, जिसमें ऊपर होता है वर्तिकाग्र। ये देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है वर्तिकाग्र। ठीक है, और ये है डायग्राम गायनेशियम का। ठीक, ये होती है वर्तिका, और यहाँ ये होता है अंडाशय। देखिए ये है, और ये वर्तिका हो गई। ठीक, अंडाशय में होता है एग। समझ में आ गई बात? तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। तो आपने देखा होगा कि जब हमने आपको इससे पहले चैप्टर में प्रजनन पढ़ाया था तो हमने बताया था कि एक होता है निषेचन से पहले की कुछ घटनाएं होती हैं, कि निषेचन होने से पहले कुछ घटनाएं वो होनी आवश्यक होती हैं। ठीक है, अगर वो नहीं होती हैं यानी हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए तैयारी। ठीक है, निषेचन के लिए तैयारी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। पुमंग को इंग्लिश में हम कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, अगर पुंकेसर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखे होंगे कि बहुत सारे पुंकेसर साथ में हैं ये, तो इनको हम कहते हैं पुमंग। ठीक है, और अगर हम एक पुंकेसर की बात करें तो ये एक पुंकेसर ये है। इसमें ये क्या है? फिलामेंट। ठीक है, तंतु जिसे कहते हैं। और ये क्या है?
एंथर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में पराग कोश। देखिए क्या कहते हैं हिंदी में, पराग कोश, और इसको बोलते हैं तंतु। ठीक है, अब यहाँ पर कनेक्टिव होता है जिससे ये जुड़े होते हैं। ठीक, अब हम इसको काट दें, इस एंथर पराग कोश को। देखिए पराग कोश, कोश मतलब किसी चीज़, कोई चीज़ उसके अंदर है, ठीक है, वो खाली है, ठीक, और उसमें है क्या, पराग। इसको हम ऐसे काटते हैं, जब हम ऐसे काटेंगे तो हमें ये दिखाई देगा इस तरीके से। और अंदर ये इसके होंगे, पराग कोश के अंदर होंगे पराग कण। ठीक है, पराग कोश के अंदर होता है पराग कण। इतनी बात समझिए। अब देखिए ऊपर, पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ये जो आपका दिख रहा है, ये क्या है, पुंकेसर है। ठीक है, एक इकाई पुंकेसर होती है, और बहुत सारे पुंकेसर जब मिल जाते हैं तो हम उसको कहते हैं पुमंग। नेक्स्ट आता है जयांग। पुमंग की इकाई को तो पुंकेसर कहते हैं। अब जयांग की इकाई को क्या कहते हैं, जयांग की इकाई को कहते हैं अंडक। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ इकाई भी पूछ ली जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है, पुंकेसरों के पराग कोश तथा अंडक के बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु यानी पराग कण तथा गुरु बीजाणु का विकास होता है। अब देखिए यहाँ पर जो मियोसिस होती है, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, और बनते हैं पराग कण। ठीक है, अब हम जानेंगे पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण के बारे में। तो देखिए, जो पुंकेसर है उसके 3 भाग होते हैं। देखिए अभी हमने उससे पहले अभी आपको जो पुंकेसर दिखाया था इस तरीके से था, ठीक है, ये उसका ऐसा करके डंठल यानी कि तंतु था, और ये था पराग कोश। ठीक है, तो पुतंतु क्या होता है, ये स्टैमेन। ठीक है, यह लंबी धागेनुमा संरचना है। देखिए आप लंबी धागेनुमा संरचना दिख रही है। नेक्स्ट है पराग कोश, पुतंतु के शीर्ष पर। अब इसके देखो, ये पुतंतु, इसके शीर्ष पर क्या लगा होता है, एक फूली हुई संरचना होती है जिसको हम पराग कोश कहते हैं। और योजी होता है यहाँ पर कनेक्टिव। देखिए अलग कलर से दिखाते हैं आपको, यहाँ पर कनेक्टिव होता है। ठीक है, योजी, जिससे वो कनेक्ट होता है, एंथर और फिलामेंट आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी कि पुतंतु और पराग कोश आपस में जहाँ से जुड़ते हैं उसको हम कहते हैं योजी, पराग कोश को जोड़ती है। अब पराग कोश की संरचना सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। तो पराग कोश की अनुप्रस्थ काट, अभी हमने जब आपको दिखाया था ये, तो हमने पराग कोश की अनुप्रस्थ काट दी थी, तो ये मिला था। तो इसी को बता रहे हैं कि ये 4 होते हैं, इसमें लोब, और यानी कि हम कोश भी कह सकते हैं लोब को। ठीक है, और उसके अंदर होते हैं पराग कण। और ये जो पराग कण दिख रहा है, एक पराग कण के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, यानी कि नर युग्मक होते हैं। ठीक है, तो देखिए पराग कोश के अनुप्रस्थ काटे में हमें निम्न भाग दिखाई देते हैं। पहला है पराग कोश में 4 बीजाणुधानियाँ, अभी हमने दिखाया था आपको, इस तरीके से थी ना, इसका स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो यहाँ से पराग कण निकल रहे थे बहुत सारे, ऐसा करके इसके अंदर भरे हुए पराग कण। तो इसमें 4 बीजाणुधानियाँ होती हैं, यानी कि एक ये बीजाणुधानी, एक ये, एक ये, एक ये। प्रत्येक बीजाणुधानी के बाहर 4 परतें होती हैं। देखिए अब इसको भी आगे दिखाया गया है, इस तरीके से बीजाणुधानी है। ठीक है, 4 परतें हैं इसके अंदर, ये जो दिख रही हैं आपको, ये यहाँ पर 4 परतें हैं, ये इस तरीके से, ये 4 परतें हैं। ठीक, अब देखो पहली परत क्या है। पहली परत को हम कहते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा ये सबसे बाहर की परत होती है। नेक्स्ट है परत अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम भी कहते हैं। बाह्य त्वचा के अंदर होती है और आर्द्रताग्राही होने के कारण
पराग कोश के स्फुटन में, क्योंकि जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देती है, ठीक है, तो पराग कण यानी पराग कोश जो होता है वो फटने लगता है और उसमें से पराग कण बाहर आने लगते हैं, तो ये इसमें सहायता करती है। नेक्स्ट है मध्य परत। मध्य परत 1 से 3 परत मोटी होती है और परिपक्व अवस्था में नष्ट होकर बीजाणु जनन ऊतकों का पोषण करती है, यानी कि पोषण का काम करती है। लेकिन जो मेन पोषण का काम कौन करता है? टैपीटम करती है। कौन करता है? टैपीटम। ये मेन मतलब सबसे ज़्यादा पोषण यही देती है। यह सबसे भीतरी परत होती है और इनकी कोशिकाएं बड़ी सघन यानी कि कंडेंस होती हैं, जीव द्रव्य वाली होती हैं, ठीक है, और केंद्रक पाया जाता है। बढ़ते हुए पराग कोशों को पोषण प्रदान करने का काम ये करती हैं। यानी कि क्या होता है, देखिए, जो पराग कोश में पराग कण जो हैं वो जो बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनको न्यूट्रिएंट यानी न्यूट्रिशन देने का काम करती है टैपीटम। क्वेश्चन आता है कि कौन सी लेयर ऐसी है जो न्यूट्रिशन देने का काम करती है, न्यूट्रिशियस होती है, तो उसका नाम आ जाता है टैपीटम, ठीक है। अब हम आते हैं, यहाँ पर हम आपको पहले लेयर दिखा देते हैं कि कैसे लेयर है। तो देखिए ये टैपीटम हो जाएगी सबसे पहले। ये अब इतने पार्ट को ये दिखाया गया है कि अंतःत्वचा सबसे ये बाहर वाली है, बाहर वाली, उसके अंदर है ये एंडोथीशियम, फिर मध्य परत आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, ठीक है, माइक्रोस्पोर, मदर सेल ये आ गई। और ये जो लेयर होती है ये टैपीटम होती है, जिसके थ्रू अंदर जाता है न्यूट्रिएंट, ठीक है। और ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। इसके अंदर ये स्पोर्स हैं, पराग कण हैं, ठीक है। अब आती है बात बीजाणु जनन कोशिकाएं। बीजाणु धानी में जो बीजाणु धानी है उसमें सबसे अंदर बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। ये वाली जो आपको दिखाई थी ना, ये वाली बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परागकण का निर्माण करती हैं। अब इसमें होती है मियोसिस और बनते हैं पराग कण, और हर पराग कण के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो अब देखिए पराग कण की संरचना। पराग कण कैसा होता है? लघु बीजाणुधानी के फटने पर, ये जो है लघु बीजाणुधानी मात्र को जगह, ठीक है, फटने पर सर्वप्रथम पराग कण चतुष्ट मुक्त होते हैं, यानी कि इस तरीके से मुक्त। इसके बाद ये अलग हो जाते हैं। परागकण की जो बाहरी परत होती है उसको हम कहते हैं बाह्य चोल। देखिए ये एक परागकण है, मान लिया ये, ठीक है, इसका जो बाहरी परत है ये वाली सबसे बाहर वाली, उसको कहते हैं बाह्य चोल, और अंदर वाली परत क्या कहलाती है? अंतःचोल, यानी कि एक्साइन और इंटाइन, ठीक है, बोलते हैं हम एक्साइन और इंटाइन, अंदर वाली इंटाइन, बाहर वाली एक्साइन, ठीक। बाह्य चोल पर स्थान स्थान पर छिद्र होते हैं। अब जो बाह्य चोल है उसमें स्थान स्थान पर क्या होंगे? छिद्र होंगे, ठीक है, जहाँ से पराग नलिका बाहर निकलती है। अब जहाँ से छिद्र होगा, जैसे कि ये है ऐसे, पहले आपको बना के दिखा दी, ये बाह्य चोल है, ठीक है, बाहर वाली, और ये वाली जो है ये अंतःचोल है। अब आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर छिद्र हैं, ये जगह जगह छिद्र है, इससे निकलती है पराग नलिका, क्योंकि और कहीं से तो निकलने की जगह है ही नहीं, तो जहाँ से भी उसे छिद्र मिलेगा वहाँ से वो पराग नलिका निकल आएगी। नेक्स्ट है स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है देखिए, अब ये बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्पोरोपोलेनिन
बाह्य चोल में स्पोरोपोलेनिन पाया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि जो परागकण हैं उनकी कौन सी लेयर में स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, बाह्य चोल में या अंतःचोल में, मतलब एक्साइन में या इंटाइन में। तो हमें पता है किस में पाया जाता है, बाह्य चोल यानी एक्साइन में पाया जाता है, जिसके कारण परागकण उच्च ताप सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख भी टिक सकता है। अब क्या है, मान लिया कहीं वो किसी फूल के ऊपर गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उस जगह पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है वहाँ पर, या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर वो नष्ट ना हो, इसके लिए स्पोरोपोलेनिन उसकी रक्षा करता है। ठीक है, वो उसमें स्पोरोपोलेनिन के कारण ही उसमें प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। समझ में आई आपको बात? अब हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि देखिए ये एक स्पोर है और इसमें डिवीज़न हुआ तो इसमें यहाँ पर रसधानी बनी और केंद्रक। ठीक है, केंद्रक तो था ही पहले से ही। फिर इसमें एसिटोमेट्रिक तंतु बनते हैं और उसका डिवीज़न होता है तो जनन कोशिका बनती है और कायिक कोशिका बनती है, यानी सोमैटिक सेल्स बनती हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती हैं। तो एक साइड में सोमैटिक सेल्स होती हैं, एक साइड में रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। अब आती है बात स्त्री केसर जयांग या गुरु बीजाणुधानी। अभी हमने जो पढ़ा था पुंकेसर, ठीक है, पुमंग पुतंतु और या पुमंग कह सकते हैं, और लघु बीजाणुधानी के बारे में। ठीक है, तो वो था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो आप नीचे वीडियो में लिखकर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका आंसर फिर मैं दूंगी। ठीक है, यहाँ तक के नोट्स आप प्रिपेयर करिए, जहाँ पर डायग्राम है वहाँ पर डायग्राम बनाइए, कलर्ड बनाइए डायग्राम, और इसको बार बार पढ़िए। ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।